Dear students, I welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is regarding soil, its formation, land degradation, and conservation measures. First of all, I will define the term soil. What is soil? Soil is a thin layer of grainy substances covering the surface of the earth. जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर एक पतली सी जो लेयर है जो हमारी इस जमीन को घेरती है उसको हम सॉइल कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सॉइल कैसे बनती है। सॉइल बनती है फ्रॉम द रॉक से। किससे? फ्रॉम द रॉक से सॉइल बन जाती है। लेकिन किस तरह एक सॉइल रॉक से बन जाती है? इट इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग से एक सॉइल बन जाती है रॉक से। एंड हम कहेंगे कि सिर्फ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द सॉइल फॉर्मेशन के लिए, बल्कि पहला जो फैक्टर है इट इज द पेरेंट रॉक। दूसरा फैक्टर जिससे सॉइल बन जाती है इट इज द रिलीफ। नंबर 3 इट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर। Number 4 it is humus, decaying of plants and animals. And last factor it is time. अब मैं डिफाइन करूंगा कि सॉइल बन जाती है। सॉइल कैसे बन जाती है? फ्रॉम द पेरेंट रॉक से। जो एक रॉक होती है, इस रॉक को जब वेदरिंग होती है, व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज layering and tearing of rocks into smaller and smaller fragments. मींस अगर ये रॉक है, इसको वेदरिंग हो जाती है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। लास्ट में ये बन जाती है, लास्ट में ये बन जाती है सॉइल। मीन्स अगर रॉक नहीं होगी सॉइल नहीं बन जाएगी। मीन्स सॉइल जो है ये बन जाती है फ्रॉम द रॉक से। रॉक से किस तरह? वेदरिंग से। वेदरिंग से किस तरह? एक रॉक जो होती है, जब सूरज की लाइट इस रॉक पर पड़ जाती है ये गर्म हो जाती है और शाम के वक्त ये सर्द हो जाती है। जब ये प्रोसेस कंटिन्यू एक रॉक को हो जाता है, ये रॉक इसको क्रिक्स डेवलप हो जाते हैं। क्रिक्स डेवलप होने के बाद इसको वेदरिंग हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। मींस वेदरिंग इज डिफरेंट 3 टाइप्स: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। मीन्स ये नेचुरली एक रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है, वो छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है, लास्ट में बन जाती है सॉइल। मीन्स वेदरिंग से सॉइल बन जाती है एक रॉक से जब इसको वेदरिंग हो जाती है। रिलीफ, जब किसी जगह पहाड़ जो होता है, सूरज की लाइट या बारिशें डायरेक्ट पड़ जाती है उस पर, उसका स्लोप जो होता है स्टीप होता है और जल्दी जल्दी नीचे नीचे वो आ जाती है। वाटर विद नो टाइम नीचे आ जाता है। ये इस रॉक को नीचे लाता है
और नीचे लाते लाते रोल हो जाता है, ये दूसरे स्टोन के साथ टकराती है, वो दूसरे स्टोन के साथ टकराती है। इसी तरह ये रॉक जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। कभी कभार जो सूरज की लाइट जो होती है वो डायरेक्ट पड़ जाती है किसी स्लोप पर, वहां वेदरिंग ज्यादा होती है, और जहां लाइट और बारिशें जिस रिलीफ पर नहीं कम गिरती है वहां वेदरिंग कम हो जाती है। मींस रिलीफ भी एक फैक्टर है फॉर द सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ह्यूमस किस तरह, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जब ये प्लांट्स या एनिमल्स डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और ये जब सड़ जाते हैं इससे सॉइल को ह्यूमस मिलता है, इससे सॉइल को मॉइस्चर मिलता है, वो मॉइस्चर फर्टिलिटी देता है सॉइल को। ये भी एक फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज टाइम। टाइम किस तरह सॉइल बनाने में मदद देता है। जितना ज्यादा टाइम एक रॉक को वेदरिंग में लग जाएगा उतनी वो सॉइल जो होती है मैच्योर होती है। एक सॉइल जब बन जाती है, 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं सॉइल बनने में। तो हम कह सकते हैं टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सॉइल फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन, ये जमीन कैसे खराब होती है, ये जमीन कैसे डिग्रेडेट हो जाती है। ये जमीन डिग्रेडेट हो जाती है दो तरीकों से। एक है नेचुरल फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर जो है इट इज मैन मेड फैक्टर। दो तरीकों से ये जमीन खराब हो जाती है। एक नेचुरली होता है, एक कुदरती एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हमारी जमीन डिग्रेडेट हो जाती है। दूसरा फैक्टर होता है मैन मेड फैक्टर, इंसान की वजह से भी जमीन खराब हो जाती है। ये कुदरती जो आफत है जिनसे हमारी जमीन खराब हो जाती है। नंबर 1 इज अर्थक्वेक्स, number 2 is volcanoes, number 3 is earthquake, volcanoes, droughts, 4th is tsunami। अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से, ड्रॉट से, सुनामी से, फ्लड से, वेव से, ये फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स से हमारी जमीन डिग्रेडेट हो जाती है। इनको कुदरती आफत बोलते हैं जिनसे हमारी जमीन खराब हो जाती है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके लिए ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमंस की वजह से ज्यादा जमीन डिग्रेडेट हो जाती है। वो किस तरह हो जाती है? मीन्स नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, number 2 use of pesticides and chemicals, number 3 due to urbanization and population explosion, due to माइनिंग। और किस तरीके से हमारी जमीन खराब हो, माइनिंग से भी, अर्बनाइजेशन से भी।
यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल से भी, डिफॉरेस्टेशन से भी, मीन्स ये फैक्टर्स, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग से भी, मीन्स ये फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन भी रेस्पॉन्सिबल है फॉर द लैंड डिग्रेडेशन के लिए। मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स? डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को काटते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को काटते हैं और जो रूट्स प्लांट के होते हैं वो होल्ड सॉइल को नहीं कर पाते हैं, टाइटली होल्ड नहीं कर पाते हैं और हमारी जमीन डिग्रेड हो जाती है। मीन्स डिफॉरेस्टेशन एक फैक्टर है। नंबर 2, जब हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और जो ये पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स होते हैं ये एक्वेटिक लाइफ को खत्म करती है, ये एक्वेटिक प्लांट्स को खत्म करती है, ये हमारे प्लांट्स को खत्म करती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। नंबर 3 मीन्स अर्बनाइजेशन, जब हम ज्यादा मकान बनाते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा सिटीज बन रही है, जब ज्यादा से ज्यादा शहर आबाद हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शहर क्यों आबाद हो रहे हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी जमीन जो हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते थे, जो हम फॉरेस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते थे, जो हमारी डिफरेंट पर्पस के लिए जमीन इस्तेमाल करते थे, वो ओनली एंड ओनली सेटलमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग क्या होता है? ओवरग्रेजिंग होता है एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है, इस प्लॉट ऑफ लैंड पर ग्रॉस होता है, ग्रॉस एनिमल्स खाते हैं, लेकिन जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, जब बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, इसमें एनिमल्स घास खाते हैं, वो रूट्स भी खाते हैं, क्योंकि इनको पूरा खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन जो है वो डिग्रेडेट हो जाती है। मीन्स हमारी जमीन ओवरग्रेजिंग से भी क्या हो जाती है? ओवरग्रेजिंग से भी हमारी जमीन डिग्रेडेट हो जाती है। जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, अगर 4 एनिमल्स इस प्लॉट ऑफ लैंड पर घास खा सकते हैं, लेकिन वहां 10 एनिमल्स होते हैं, वो घास खाते हैं, वो घास खाने के साथ साथ उस घास के रूट्स भी खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन जो होती है वो टाइट नहीं होती है। जब ऊपर से बारिशें हो जाती है, इट लीचेस द सॉइल, ये लीच आउट सॉइल को करती है और हमारी जमीन डिग्रेड हो जाती है, हमारी जमीन किसी काबिल नहीं रहती है, हम कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द ओवरग्रेजिंग से, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन से, ड्यू टू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स से, ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन से भी हमारी जमीन डिग्रेड हो जाती है। और एक बात यहाँ पर माइनिंग से, जब हम ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा मादनियात निकालते हैं जमीन से, तो हम उस वक्त इस जमीन को खोते हैं और वो जमीन जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है, वो जमीन किसी काबिल नहीं रहती है, वहां कोई चीज ग्रो नहीं कर सकते और हमारी जमीन इन तरीकों से डिग्रेड हो जाती है। And what are methods of soil conservation? किन मेथड से हम इस सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहले ये बात कि अनपोस्टेलियल वन पोस्ट मीन्स एफॉरेस्टेशन। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जब हम पेड़ लगाएंगे हमारी जमीन डिग्रेडेट होने से बच जाएगी। नंबर 2, बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट।
हमें बैन करनी चाहिए। जो वुड जो जंगलों से हासिल होती है लकड़ी, हम ये फॉरेन मुल्कों में बेचते हैं। जब इस पर बैन हो जाएगी हमारी सॉइल कंजर्व हो जाएगी। नंबर 3, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये एरिया जो है ये डेजर्ट एरिया है, इसको ईस्ट से विंड्स आ जाती है और विंड से क्या हो जाती है, यहाँ जो भी रेत होती है वो ऊपर उठती है, जो भी सॉइल होती है वो ऊपर उठती है ड्यू टू द विंड से। हम क्या करते हैं, हम इन रो में पेड़ लगाते हैं। जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं ये विंड को कंट्रोल करते हैं और यहाँ सॉइल एरोजन नहीं होता। मीन्स जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन रो में, इससे स्पीड ऑफ द विंड रुक जाती है और ये एरिया जो होता है यहाँ सॉइल इरोजन नहीं होता। मीन शेल्टर बेल्ट से हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेडेट नहीं हो जाती है और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम सॉइल को कंजर्व करते हैं। शेल्टर बेल्ट्स मीन्स जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन रो में, जब हम रो में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जब वहां से विंड आ जाती है, ये प्लांट्स जब बड़े हो जाते हैं ये स्पीड ऑफ द विंड को रोकते हैं और जिससे हमारी सॉइल जो होती है वो डिग्रेडेट नहीं हो जाती है मीन शेल्टर बेल्ट से। और किस तरह, नंबर 3, डैम से। डैम से किस तरह हमारी सॉइल कंजर्व हो जाती है? जब एक रिवर होता है, इस रिवर को नीचे से हम बनाते हैं डैम। जो वाटर की स्पीड होती है, जो स्पीड वाटर की होती है, नीचे आ जाता है रिवर का पानी, जो स्पीड होती है ये स्पीड, इस पानी की स्पीड रुक जाती है जब हम कोई बैरियर बनाते हैं, ये डैम बनाते हैं। और जब पानी की स्पीड कम हो जाती है ये इरोजन कम करता है, इससे हमारी सॉइल जो है कंजर्व हो जाती है। नंबर 3, किससे हमारी सॉइल कंजर्व हो जाएगी? 4, मल्चिंग से। व्हाट इज मल्चिंग? मल्चिंग मीन्स जो एक प्लांट होता है, स्ट्रॉ जो होता है, जब हम स्ट्रॉ को वहीं रखते हैं और बाकी फसल काटते हैं, इससे हमारी सॉइल कंजर्व हो जाएगी। किस तरह? एक प्लांट होता है, एक वीट का प्लांट, एक राइस का प्लांट, ये इसका रूट है। हम इस प्लांट को काटते हैं, हम रूट के ऊपर इसको काटते हैं, ये सिट्रा जो बन जाता है, ये सिट्रा जो रहता है वो वही सॉइल को होल्ड करता है और सॉइल को इरोजन करने नहीं देता है। इसको हम कहते हैं मल्च। मींस मल्चिंग भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारी सॉइल जो है कंजर्व हो जाती है। नंबर 3 फैक्टर, इट इज कंटूर बैरियर्स। व्हाट आर कंटूर बैरियर्स? कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं? जो स्टून्स होते हैं, जो ग्रास होता है, जो मिट्टी होती है, हम बिल्ड करते हैं एक बैरियर बनाते हैं, अलोंग कंटूर्स बनाते हैं बैरियर, और जो ट्रेंचेस होते हैं ये ट्रेंचेस बनाते हैं इन फ्रंट ऑफ दीज बैरियर्स। वहां पानी जमा हो जाता है इन ट्रेंचेस में और सॉइल इरोड नहीं हो जाती है। जब हम बनाते हैं, बैरियर बनाते हैं, ये होता है जब कोई स्ट्रीम होती है, इस स्ट्रीम के दाएं बाएं बनाते हैं, बैरियर बनाते हैं ताकि ये पानी न इधर जाए ना उधर जाए, इस स्ट्रीम का पानी आराम से नीचे आ जाए, दाएं बाएं ना जाए, ये जाया हो जाएगा, इससे इरोजन हो जाएगा, इससे गलीज हो जाएगी। क्या करते हैं और नीचे बनाते हैं ट्रंच जैसा,
इस ट्रेंच में सीधे ये पानी आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिससे ये पानी इरोड नहीं करता है। मीन्स कंटूर बैरियर से भी हमारी सॉइल जो है कंजर्व हो जाती है। कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं? ये एक बैरियर होता है, मीन्स रोकने वाला एक चीज होता है इस पानी को। दाएं भी बाएं भी जो हम बनाते हैं, स्टून्स होते हैं, उसमें ग्रास भी होता है, उन स्टूनों में बोल्डर्स होते हैं, उनमें ग्रास भी होता है। आजकल के जमाने में हम तार भी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो तार जाली जैसी होती है, जाली इन बोल्डर्स में होते हैं दाएं बाएं, ताकि ये पानी दाएं बाएं न जाए। और अगर दाएं बाएं ये पानी नहीं जाता है तो ये इरोड नहीं करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है और पानी आगे ट्रेंच एक जैसा होता है, गड्ढा होता है, इस गड्ढे में ये पानी जमा हो जाता है, ये इरोड नहीं करता है जमीन को, सॉइल को। मींस कंटूर बैरियर से भी हमारी सॉइल जो है वो कंजर्व हो जाती है। नंबर फिफ्थ सिक्स is terrace farming. What is terrace farming? Means सीढ़ीनुमा खेत। हम सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? हम सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं जो स्टीप स्लोप्स होते हैं। वो स्टीप स्लोप जो होते हैं वहां पर बनाते हैं। जो वहां फ्लैट सरफेस होती है, उस फ्लैट सरफेस को चेंज करते हैं इनटू डिफरेंट पॉट्स में। जैसे लगता है कि सीढ़ीनुमा खेत है, सीढ़ीनुमा खेत है, इन प्लॉट्स को फिर वहां पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन इरोड नहीं हो जाती है। ये आमतौर पर पहाड़ी वाले इलाकों में टेरेस फार्मिंग का कंसेप्ट मिल जाता है। जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, जो दूर दराज इलाके होते हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड पर इलाके होते हैं, वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है, वहां सीढ़ीनुमा खेत होता है। सीढ़ीनुमा खेत बनाने से क्या हो जाता है? वहां जोर से पानी ऊपर से नहीं आ जाता है। इन स्टेप्स में वो फील्ड्स होते हैं, वहां पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिससे वो सॉइल होल्ड करके रहती है और जमीन इरोड नहीं हो जाती है। और एक फैक्टर जिससे हम सॉइल को कंजर्व करते हैं, इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। मीन्स एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है, इस प्लॉट ऑफ लैंड पर हम कंटिन्यू कोई ना कोई क्रॉप लगाते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं, ताकि जो सॉइल है वो खाली न रह जाए और हमारी सॉइल इरोजन से बच जाती है। ये भी एक फैक्टर है जिस फैक्टर से हमारी सॉइल जो है वो कंजर्व हो जाती है। ये फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स से हमारी सॉइल जो है वो कंजर्व हो जाती है। और एक फैक्टर है जिससे हमारी सॉइल कंजर्व हो जाती है, उसको हम कहते हैं कंटूर फ्लोइंग। कंटूर फ्लोइंग, कंटूर फ्लोइंग क्या होता है? जो एक लैंड होता है, इस लैंड को जब हम फ्लो करते हैं, हम हमेशा इस सॉइल को, इस प्लॉट ऑफ लैंड को सीधे फ्लो नहीं करते। अगर हम इस प्लॉट ऑफ लैंड को सीधे फ्लो करेंगे, बीच में नालियां बन जाती है, ऊपर से बारिशें आ जाती है या पानी आ जाता है, ये पानी एकदम इन नालियों से नीचे निकलता है और सॉइल इरोड हो जाती है। बल्कि हम प्लॉट ऑफ लैंड को किस तरह फ्लो करते हैं? हम पहले सीधे जाते हैं, इन सर्कुलर में हम इस प्लॉट ऑफ लैंड को बीच में लास्ट में हम इस जमीन को फ्लो करते हैं, ताकि अगर बारिशें आ जाए, पानी आ जाए, ये जमीन आगे ये इन नालियों से जब मिट्टी निकलेगी ये बीच में जमा हो जाएगी, ये इस प्लॉट के बाहर नहीं निकल जाएगी और हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेडेट नहीं हो जाएगी। हम हमेशा देखते हैं कुछ लैंड जो होता है, हम इस तरह इस स्लोप को मीन्स प्लॉट ऑफ लैंड है, ये भी प्लॉट ऑफ लैंड है, और जो इसका स्लोप होता है हम बीच में एक ट्रेंच बनाते हैं,
यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, ये नीचे नहीं आ जाता है पानी और इरोड करता है। ये भी एक फैक्टर है जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। These are the factors by which we can conserve the soil. इसके बाद फैक्टर है सॉइल। सॉइल सॉइल किस तरह वाटर हम देखते हैं कि जो वाटर है, वाटर ज्यादातर पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 75% जो जमीन है यहाँ वाटर पाया जाता है, जिसकी वजह से इस जमीन को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ज्यादा तादाद में पानी पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सारा पानी पीने के लायक है नहीं, ये सारा पानी पीने के लायक नहीं है। 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है वो वाटर क्राइसिस पे हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पानी की किल्लत पाई जाती है। ये पानी जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट फॉर द एनिमल्स, बट फॉर द प्लांट्स। एक साइकिल है, उस साइकिल को कहते हैं वाटर साइकिल। किस तरह वाटर साइकिल होता है? जो पानी जमीन पर होता है, सूरज की गर्मी की वजह से ये पानी जो है ये इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के बाद जब इसको इवापोरेशन होती है, ये वाटर वेपर जो वेपर्स होते हैं ये ऊपर एटमॉस्फेयर में चढ़ते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में चढ़ते हैं इसको कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन के बाद इवापोरेशन हो जाती है और बारिश की सूरत में नीचे आ जाता है। फिर ये ऊपर जाता है, वहां कंडेंसेशन होती है और नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। लेकिन क्या ये सारा वाटर पीने के लायक है? नहीं, ये सारा पानी पीने के लायक नहीं है। ज्यादातर पानी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। ये पानी किन सूरतों में पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, in the form of streams, in the form of rivers, oceans, in the form of lakes, in the form of underground water. इन्हीं सूरतों में स्टॉक, in the form of wells, इन्हीं सूरतों में पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन ये सारा पानी पीने के लायक नहीं है। ज्यादातर पानी 75, 78, 80% पानी जो है ये किस में, ये ओशंस में पाया जाता है। लेकिन ये पानी पीने के लायक नहीं होता है। ये पानी पीने के लायक क्यों नहीं होता? क्योंकि इट इज सैलाइन इन नेचर। इसमें सैलिनिटी ज्यादा पाई जाती है, इसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये पानी पीने के लायक नहीं होता है। फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? फ्रेश वाटर पाया जाता है 2.7% फ्रेश वाटर पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये फ्रेश वाटर किन सूरतों में पाया जाता है? ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, in the form of groundwater, in the ये आइस शीट्स। और ये फ्रेश वाटर ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्रीन लैंड्स में, ये पाया जाता है एंटार्क्टिका में, जिसकी वजह से ये सारा फ्रेश वाटर पीने के लायक हम ये सारा यूज नहीं कर पाते हैं। ओनली हम यूज कर पाते हैं फ्रेश वाटर। इट इज ओनली 1% पानी हम पीने के लायक होता है जो अवेलेबल है हमें। बाकी जो पानी एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड्स में है इट इज इनएक्सेसिबल एरियाज में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको नहीं जिसकी वजह से ये पानी पीने के लायक ये पानी हम यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप देख रहे हो डे बाय डे ये पानी जो है ये पानी कम होता जा रहा है। ये पानी जो है ये
पानी डिफरेंट सूरतों में पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम कह सकते हैं जब ये वाटर डिफरेंट सूरतों में पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सारा पानी हम नहीं पी सकते हैं क्योंकि ये सारा फ्रेश वाटर नहीं होता है। ज्यादातर मैक्सिमम वाटर जो होता है इस सैलाइन नेचर, ओशंस में, रिवर्स में, ओशंस में ज्यादा पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सैलाइन होता है, इसमें सैलिनिटी पाई जाती है जो पीने के लायक नहीं होता। ओनली 2.7% फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इस 2.7% में से ओनली हम यूज करते हैं 1% जो हम यूज कर सकते हैं। बाकी परसेंटेज जो है 1.7 जो है वो हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो इनएक्सेसिबल एरियाज में पाया जाता है जो हम यूज नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हो डे बाय डे ये पानी जो है कम होता जा रहा है, ये पानी की क्वालिटी है जो कम होती जा रही है। आप देखते हो जो लेक्स है वो लेक्स खत्म हो रहे हैं, वो लेक्स वहां पर एनकरेजमेंट्स होते हैं, वहां पर डिफरेंट किस्म के बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वहां डिफरेंट किस्म के रोड्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी उसका फ्लो नहीं जा पा रहा है, वो स्टैग्नेंट रहता है और वो पानी पीने के लायक नहीं है। यहाँ एग्जांपल है कश्मीर में डल लेक की, वो डल लेक का पानी पहले यूज किया जाता था फॉर द अस्थमा पेशेंट्स के लिए, उनको अस्थमा दूर हो जाता था वो पानी पीने से। लेकिन आज आप देख रहे अगर हम वो पानी आज हाथ में उठाएंगे हाथ को अस्थमा हो जाएगा, इंसान की बात ही नहीं है। वो किससे है, वो पानी किससे खराब हो रहा है, वो पानी खराब हो रहा है, डेटरेट हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इससे हमारा पानी जो है डे बाय डे खराब होता जा रहा है। जो केमिकल वेस्ट होते हैं वो वेस्ट हम पानी में छोड़ते हैं, जिससे हमारा पानी खराब होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पानी किससे खराब हो जाता है, जब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज से ये पानी जो है खराब होता जा रहा है। हम जो भी वेस्ट होते हैं, घर के वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज वेस्ट होते हैं, उनमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं। पानी में मिलने के बाद वो इंसान को ही तबाह नहीं करते, वो एनिमल्स को भी तबाह करते हैं, वो एटमॉस्फेयर को भी तबाह करते हैं। इससे ऐसे रैन भी हो जाती है जो हमारे सारे इस माहौल को आलूदा बना देती है। लेकिन अगर आप देखोगे हम किस तरह इस वाटर को कंजर्व करेंगे, वो डिफरेंट मेथड्स है। नंबर 1 मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे हम पानी को बचा सकते हैं। किस तरह पानी को बचा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, जो छत का पानी होता है वहां से जो होता है कोर्स मैश ऊपर जाली जैसी होती है उस फ्लोर पर, या जो टीन होता है नीचे जो हम बनाते हैं गडलर्स उनको कहते हैं, वो बनाते हैं और पाइप्स के नीचे वो पानी आ जाता है, नीचे हम टैंक्स में डंप करते हैं। जो पहला स्पेल ऑफ रेनफॉल होता है वो खराब होता है, जो छत से आ जाता है, नीचे एक कोर्स मैश होता है, वो टैंकी के अंदर वो पानी नहीं जाता, वो टैंकी के बाहर आता है, जाता है, फ्लश आउट होता है, और उसके बाद जो दूसरा स्पेल ऑफ रेनफॉल होता है वो टैंकी के अंदर चला जाता है, और हम इस रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर होता है, जो सबसे क्लीन होता है, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। और किस तरह दूसरा प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स होते हैं फील्ड्स में, वो बीच में वो पाइप से जुड़ा हुआ होता है, बीच में होता है एक छानी जैसी फंवारा जैसा, और इस फंवारे से इस सारे फील्ड को पानी मिलता है, जिससे हम पानी को कंजर्व करते हैं। जितना पानी इस फील्ड को जरूरत होता है उतने टाइम वो पंप चलता है। जब ये फील्ड्स पानी से भर आ जाते हैं उसके बाद ये पानी बंद हो जाता है। इससे हम सॉइल को इससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं स्प्रिंकलर्स की मदद से। नंबर 3 उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। न्यू मेथड आया है ड्रिप इरिगेशन।
ड्रिप इरिगेशन मीन्स एक प्लांट होता है, इसके साथ ही पाइप होती है, एक एक कतरा इस प्लांट को जाता है और जिससे हमारी जो पानी होता है बाकी कंजर्व हो जाता है। जितना पानी इसको जरूरत होता है इस प्लांट को उतना उस पाइप के थ्रू मिल जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल जाता है और हमारा पानी जो होता है वो कंजर्व होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। और किस तरह कंजर्व हो जाएगा? जब लोगों में जहन बेदार हो जाएगा। वन महोत्सव होता है एक दिन, जिस दिन प्लांट्स लगाते हैं, ज्यादा प्लांट्स लगाने से हमारा वाटर जो है वो कंजर्व हो जाता है, वो रेनफॉल में मदद देता है और हमें पानी की स्केर्सिटी फिर नहीं हो जाएगी। और किससे कंजर्व हो जाएगा? जो हमारे नदी नाले होते हैं, जब हम इन नदी नालों को करते हैं, जब हम इन नदी नालों को मिट्टी उठाते हैं, हम ड्रेजिंग करते हैं और ड्रेजिंग से फ्लो ऑफ वाटर आराम से चला जाता है। जो ब्लॉक्स होते हैं वो खत्म होते हैं, हम इन स्ट्रीम्स को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, जिससे हमारा वाटर जो है कंजर्व हो जाता। थैंक यू।